नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक की ही कंटिन्यूटी में है। पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को हम समझ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने कहा था कि अभी हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जो अलग अलग तरह के समाज हैं, उनके अध्ययन के लिए, उनके अध्यापन के लिए अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव बिल्डअप हुए। ठीक है, कि कुछ विद्वानों ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का सहारा लिया, कुछ लोगों ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव का लिया, कुछ लोगों ने कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का लिया। तो अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव हैं सोसाइटी को समझने के लिए, जानने के लिए, उसके अध्ययन के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारे पर्सपेक्टिव के नाम देख लिए थे और किन्हीं 5 पर्सपेक्टिव, जो 5 पर्सपेक्टिव था उसको मैं फिर से एक बार रिकॉल आपको करवा दे रही हूँ कि कौन कौन से 5 पर्सपेक्टिव पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोगों ने समझ लिया था कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किसको कहते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लिया था। फिर हम लोगों ने कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव भी देख लिया था। फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव भी देख लिया था। फिर हम लोगों ने कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो भी डेफिनेशंस हैं, उसके जो फॉलोवर्स हैं, उनको भी समझ लिया था। और लास्ट हम लोगों ने बिहेवियरल एंड इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव को भी समझ लिया था। तो इतने पर्सपेक्टिव को हम लोगों ने समझ लिया था और बाकी के पर्सपेक्टिव को हमें अब आगे जानना था नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो रहे थे। तो चलिए अब आगे के पर्सपेक्टिव को हम समझते हैं कि क्या क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, कौन कौन से और परिप्रेक्ष्य से हम अलग अलग तरह के समाजों को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके का सोचता है, उसकी समझ अलग होती है। तो निश्चित ही समाज को समझने का जो उसका तरीका होगा वो भी अलग तरीके का होगा। तो सब अब जो छठे नंबर का 6 हम लोग पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं वो है स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है। तो स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के लिए होता है। देखिए, 2 तरह के डेटा हमें दिखाई देते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये 2 तरह की के डेटाज होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव है ये इट इज़ मोस्ट यूजफुल इन क्वांटिटेटिव डाटाज। जो क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं उसके इस्तेमाल के लिए ये ज़्यादा यूजफुल होता है। हम ज़्यादातर जो क्वांटिटेटिव डेटाज होते हैं वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसके प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण अधिक यथार्थ एवं वैज्ञानिक रूप से किया जाता है। जो भी हमें, जब हम डेटा कलेक्शन जाएंगे, डेटा कलेक्शन के लिए जाएंगे, ठीक है, तो हमें जो इसकी जगह पे डेटाज मिलेंगे, जो हमें तथ्य मिलेंगे, डेटा मिलेंगे, उसको सही तरीके से एनालाइज करने के लिए, अब सिर्फ डेटा मिलने से कुछ नहीं होता है ना। आप गए फील्ड में, आप स्टडी किए, आप बहुत किसी भी संदर्भ में आप अध्ययन किए और बहुत सारे डेटा को लेके आ गए, तो क्या वो डेटा से सफिशिएंट है? उस डेटा का मिल जाना ही आपके लिए सफिशिएंट है? नहीं, उस डेटा का एनालिसिस जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि इस डेटा का मतलब क्या हो रहा है, उसका एनालिसिस क्या हो रहा है, उसका टेबुलेशन कैसे हो रहा है, तभी हम सही मायने में चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ, जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं डेटा के एनालिसिस के लिए। उसी तरह से लोविट ने इस स्टैटिस्टिकल, जो लोग इस स्टैटिकल पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, तो उसमें लोविट ने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि किसी घटना की व्याख्या, विवरण एवं तुलना के लिए संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण किया जाता है। देखिए, अब सोशल साइंसेज में भी ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। सोशल साइंसेज में जब आप स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे, स्टेप ऑफ रिसर्च जब आप देखेंगे, ठीक है, शोध के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो ये सारे स्टेप्स में आते हैं। स्टेप्स में अभी मैं एक रफली बता दे रही हूँ कि रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है कि आप एक प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम।
ठीक है, आप किसी समस्या का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे कि उसके बाद से आपको फिर हाइपोथेसिस फ्रेम करना होगा। हाइपोथेसिस फ्रेम करने के बाद से फिर आप यूनिवर्स और सैंपल को फ्रेम करेंगे कि आपका क्या यूनिवर्स होगा, क्या सैंपल होगा, आप कहाँ पर स्टडी करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद से आप सोर्सेज ऑफ डाटा का यूज़ करते हुए आप डाटा कलेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, आप डाटा का कलेक्शन करेंगे। तो यहीं पर ये बात हो रही है कि जब डाटा का कलेक्शन से शुरू होता है स्टैटिस्टिकल टूल्स को अडॉप्ट करना, फिर डाटा का कलेक्शन होता है, फिर डाटा जब हमारे पास आ जाता है तो उसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर उसके बाद से उसका टैब्यूलेशन होता है, अलग अलग टेबल में उसको हम बनाएंगे। तो ये सब करने के बाद से ही फिर हम सही किसी भी घटना का सही एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। तो यही हो रहा है कि किसी घटना की व्याख्या अगर हमें करनी है या विवरण करना है या तुलना के लिए संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण किया जाता है। कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर डन फॉर द एक्सप्लेनेशन कंपैरिजन ऑफ एन इवेंट। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव है। तो याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव में हम ज़्यादातर क्वांटिटेटिव जो स्टडीज़ होती है वो करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा का इस्तेमाल करते हैं और इसको यूज़ करने पे, स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करने पे ये माना जाता है कि वी आर मोर एक्यूरेट एंड साइंटिफिक। हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा और ज़्यादा साइंटिफिक होगा। और साथ में स्टेप ऑफ रिसर्च आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें की जाती हैं। डेटा कलेक्शन के बाद से डेटा का क्लासिफिकेशन भी होता है, उसका टेबुलेशन भी होता है, फिर एनालिसिस का काम शुरू होता है। तो ये तो सारा स्टैटिस्टिकल, आज रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव का भी इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग SPSS टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डाटा को एनालाइज करने का काम कर रहे हैं। तो आज जितने भी PhD हो रहे हैं या शोध रिसर्च जो भी हो रहे हैं उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव है वो है एथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, MA में आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता होगा एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी। तो एथनोमेथोडोलॉजी के जो मेन प्रणेता है ये गारफिंकल है। ठीक है, गारफिंकल को हम इसके मेन प्रणेता के रूप में मानते हैं। यह परिप्रेक्ष्य मानव व्यवहार के उन पक्षों का अध्ययन करने पर बल देता है जो व्यक्ति की दैनिक क्रियाओं एवं व्यवहारों से संबंधित है, जो लोगों की जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो डेली एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो डेली एक्टिविटीज हैं उनसे जुड़ा हुआ ये पर्सपेक्टिव है। तो जब हम व्यक्ति के रोजाना के क्रियाकलापों को समझना शुरू कर देंगे, उसके व्यवहारों को समझना शुरू कर देंगे, तो हम समाज को भी समझना शुरू कर देंगे, ऐसा एथनोमेथोडोलॉजी पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं। आगे जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है वो है एथनोसोशियोलॉजी। ठीक है, एथनोसोशियोलॉजी मतलब आंचलिक समाजशास्त्र। ये बहुत थोड़ा सा नवीन परिप्रेक्ष्य है, इट इज समहाउ न्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये एक थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव के रूप में हमें दिखाई देता है, न्यूज़ पर्सपेक्टिव। इसमें इसकी क्या मान्यता है कि विकसित देशों के संदर्भ में दी गई अवधारणाएं, परिप्रेक्ष्य एवं सिद्धांत अन्य समाजों के अध्ययन में उपयुक्त और निरर्थक है। देखिए, मान लीजिए कि दो तरह के देश हैं, एक ये देश है, एक ये देश है। ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। ठीक है, जो भी आप मान लीजिए। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो भी हम पर्सपेक्टिव यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं, क्या वो इस पे लागू हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इनकी समस्याएं अलग हैं, इनकी समस्याएं अलग हैं। अगर हमें इनकी समस्या को जानना है तो हम इनकी स्टडी करेंगे और इनकी स्टडी करने के लिए हम अलग तरह के पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे जो कि लोकलाइज्ड होगा। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होगा। तो किसी विशेष समाज के संदर्भ में निर्मित सिद्धांत, अगर किसी एक विशेष समाज का अध्ययन करना है और उस विशेष समाज के संदर्भ में कोई हम सिद्धांत विकसित कर रहे हैं, तो इससे जो परिप्रेक्ष्य सामने निकल के आता है वो है एथनोसोशियोलॉजी।
एथनोसोशियोलॉजी आजकल ये भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट माना जाता है, क्योंकि हर स्टडी हम हर जगह लागू नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर विशेष जहाँ की जो समस्याएं हैं हम उसके लिए कोई मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करें और उस मेथोडोलॉजी से हम उस पर्टिकुलर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को देखें समझें। तो ये होता है एथनोसोशियोलॉजी। ठीक है, ये भी एक नया पर्सपेक्टिव है। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ कि इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव्स दैट द concept and principles given in the context of developed countries are inappropriate and meaningless in the study of other societies. So the theory that is created in the context of a particular society is the most important in understanding society. ठीक है, ये एथनो सोशियोलॉजी में आता है। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे भी समझा जाता है। एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। ठीक है, दोनों को एक साथ आपको समझना है। इंडक्टिव मतलब आगमन परिप्रेक्ष्य और डिडक्टिव मतलब निगमन परिप्रेक्ष्य। आगमन परिप्रेक्ष्य क्या होता है? अनुसंधानकर्ता कुछ विशिष्ट तथ्यों के आधार पर सामान्य तथ्यों का निरूपण करते हैं। देखिए, पीवी यंग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किसी विशिष्ट तथ्य से संपूर्ण श्रेणी की ओर जाए। जब हम बहुत स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक से होल की तरफ अगर हम जाना शुरू करें। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देती हूँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि राम मरणशील है। ठीक है, राम क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर? राम को क्या दिखाया जा रहा है? एक स्पेसिफिक वर्ड दिखाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल दिखाया जा रहा है। तो राम एक मरणशील है, राम एक मनुष्य है, इसलिए सारे मनुष्य मरणशील हैं। इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब हम क्या करें, एक विशिष्ट तथ्य से एक संपूर्ण श्रेणी की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि वास्तविक तथ्यों से सामान्य तथ्यों की ओर बढ़ रहे हैं और व्यक्तिगत उदाहरणों से सार्वभौमिक उदाहरणों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे आधार पे किया गया प्रयास जो होता है वो इंडक्टिव पर्सपेक्टिव कहलाता है कि when we move from particular case to whole group of cases, when we move from concrete facts to generalized, and when we move from individual instances to the universal instances, then it is called inductive। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि जब हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, जैसे राम का एग्जाम्पल मैंने लिया, तो राम एक विशिष्ट है, एक स्पेसिफिक है, एक इंडिविजुअल है। तो राम का एग्जाम्पल सेट करते हुए पूरे संपूर्ण मनुष्य जाति को हमने बता दिया कि मरणशील है। तो एक स्पेसिफिक से एक हम जनरल की तरफ आगे मूव कर रहे हैं, इसको इंडक्टिव पर्सपेक्टिव कहते हैं। और ठीक इसी का अपोजिट जो होता है वो डिडक्टिव पर्सपेक्टिव होता है। मतलब ये आगमन के विपरीत परिप्रेक्ष्य, मतलब इट इज अपोजिट टू इंडक्टिव पर्सपेक्टिव, और इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक उल्टा होता है, हम जनरल से किधर बढ़ते हैं? स्पेसिफिक की तरफ। ठीक है, मतलब मनुष्य से हम किधर बढ़ेंगे? हम एक राम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसको इंग्लिश में समझे, मतलब इंग्लिश मीन्स कि इंग्लिश ग्रामर में समझे कि अगर हम कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन की तरफ बढ़ गए। कॉमन नाउन मतलब कि मनुष्य पूरा कॉमन है, अब उसमें एक व्यक्ति का अगर नाम ले लिए तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। तो इस तरह से हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो निगमन परिप्रेक्ष्य जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यूनिवर्सल से इंडिविजुअल की तरफ आता है, और गिवन प्रीमाइसेस से नेसेसरी कंक्लूजन की तरफ आता है। जैसे मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील है। तो दोनों पर्सपेक्टिव आप समझ गए अच्छे से, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। इंडक्टिव जो है वो कहाँ से जाता है? स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, और डिडक्टिव जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। इसी तरह दूसरा अगर हम देखें, इंडिविजुअल से यूनिवर्सल की तरफ, और डिडक्टिव यूनिवर्सल से इंडिविजुअल की तरफ आता है। तो ये दो तरह के पर्सपेक्टिव थे। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव हम देखते हैं प्रयोगात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव।
तो एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव आप समझ लिए, मेरे ख्याल से आपको इससे पहले के जो भी पर्सपेक्टिव थे वो समझ में आ गए। बहुत सारे पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने 5 पर्सपेक्टिव समझा सोसाइटी को। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे ना तो आपको बहुत आगे चल करके दिक्कत होगी कि कौन किस परिप्रेक्ष्य का है। जैसे अब मार्क्स का नाम ले लिया, डायरनडाफ का नाम ले लिया, पैरेटो का नाम ले लिया, पार्सन्स का नाम ले लिया, मर्टन का नाम ले लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किस पर्सपेक्टिव का है। तो आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए। अभी अगर मेनली हम देखें तो ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे पर्सपेक्टिव जान लेते हैं, ज़्यादातर जान जाते हैं कि अच्छा स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव होता है, अच्छा कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव होता है, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव होता है, सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव होता है। ये 3 4 5 हम नाम जानते हैं, पर ये सारे भी पर्सपेक्टिव होते हैं सोसाइटी को समझने के लिए। अब 10th पर्सपेक्टिव को हम पढ़ेंगे, प्रयोगात्मक परिप्रेक्ष्य, एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव। ये क्या है कि प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसंधान मुख्य रूप से प्रयोगात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा किए जाते हैं। जितने भी नेचुरल साइंस है, ठीक है, जो भी नेचुरल साइंस है, जो भी नेचुरल साइंसेस के जो विषय हैं वो सारे इसी एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम लेबोरेटरी पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। साइंस, प्योर साइंस में इसको हम लेबोरेटरी पर्सपेक्टिव्स कहेंगे, और अगर ह्यूमैनिटीज़ की या सोशल साइंस की बात हो गई तो ये एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव भी माना जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव। ओके, तो प्राकृतिक विज्ञानों के अनुसंधान मुख्य रूप से जो है वो प्रयोगात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा किए जाते हैं। जो भी नेचुरल साइंसेस के में है वो ज़्यादातर हम एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव में किए जाते हैं। फिर भी जो ह्यूमैनिटीज़ है, जो सोशल साइंसेस है, उसमें भी हम एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ये आप मत सोचिएगा कि हम एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु यह अधिक सामान्य परिप्रेक्ष्य नहीं बन पाया। बहुत कॉमनली, बहुत फ्रिक्वेंटली इसका यूज नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें घटनाओं पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। देखिए, इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है नियंत्रित समूह, एक होता है कंट्रोल्ड ग्रुप, ठीक है, और दूसरा होता है प्रायोगिक ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। 2 तरह के इसमें ग्रुप होते हैं। क्या होता है, नियंत्रित समूह को, जो कंट्रोल्ड ग्रुप है वो जैसा है वैसा ही रखा जाता है, और जो प्रायोगिक समूह है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसमें परिवर्तन की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसको स्थिर रख करके, कंट्रोल्ड ग्रुप को स्थिर रख करके इसमें चेंजेस, इसमें परिवर्तन की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से प्रयोगशाला परिप्रेक्ष्य, लैबोरेटरी पर्सपेक्टिव या एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव में हम ये काम करते हैं। याद रखिएगा, सोशल साइंसेस में भी ये पर्सपेक्टिव यूज़ किया जाता है, पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल सोशल इवेंट्स। हम सोशल इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल इवेंट्स तो इंडिविजुअल की वजह से घटित हो रहा है, और इंडिविजुअल तो एक रह ही नहीं सकता ना, बार बार बदलता है। आज आप किसी पे स्टडी करने जाइए, आज आपको मन है, मान लीजिए कि अपने टीचर पे स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने टीचर पे स्टडी करने जाइए तो आज अगर मान लीजिए टीचर का मूड एकदम ठीक ठाक है, तो आप स्टडी करके आ गए, वाह वाह वाह, मैम बहुत अच्छी हैं, मैम बहुत समझदार हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत स्टूडेंट्स फ्रेंडली हैं, आप ये सारा रिजल्ट लेकर के आ जाएंगे। पर सडन आप फिर एक दिन बाद गए या 2 घंटे बाद गए, मैडम का मूड बहुत ख़राब है, किसी वजह से उनका मूड मान लीजिए ख़राब है, आप चले गए, एकाएक आपको डांट दिया, क्यों आए हो, देखता नहीं है, अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी ये काम है, वो काम है, तुम लोग हमेशा परेशान करते हो। तब आपकी स्टडी तो तुरंत फेल हो गई ना, आपकी स्टडी तो बिल्कुल फेल हो गई। तो यही है, जो सोशल इवेंट्स हैं उस पे हम कंट्रोल नहीं करके चल सकते, इसीलिए ये जो एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव है इसका इस्तेमाल हम कम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है फॉर्मल पर्सपेक्टिव, ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय। जब आप सोशियोलॉजी के इमर्जेंस को पढ़ेंगे तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने थॉट, स्कूल ऑफ थॉट बताए हैं, जिसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय, फॉर्मल और सिंथेटिक दोनों स्कूल्स बताए हैं कि किस तरह से सोशियोलॉजी के इमर्जेंस आगे बढ़ा, सोशियोलॉजी विषय को के अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए,
समाजशास्त्र में हम किसको पढ़े किसको छोड़े, इन सब से रिलेटेड है। तो इसी तरह एक फॉर्मल पर्सपेक्टिव है, जॉर्ज सिमेल द्वारा नवीन परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की गई। इसके जो प्रणेता थे वो जॉर्ज सिमेल थे, ठीक है, जॉर्ज सिमेल थे इसके प्रणेता। इसमें सामाजिक स्वरूपों के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जैसा ही नाम है वैसा ही जो भी सामाजिक स्वरूप हैं, ठीक है, सोशल जो नेचर हैं उसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। समाजशास्त्रियों को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तथा अंतःक्रियाओं पर अधिकतर विचार करना चाहिए। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो क्या बोलता है कि इट एम्फसाइज ऑन द स्टडी ऑफ सोशल नेचर इन इट sociologists should mostly consider the nature and interaction of social relationship। जो social relationship हमारा बन रहा है, जो सामाजिक संबंध बन रहा है, उसका इंटरैक्शन कैसा है, कैसा इंटरैक्शन एक्शन चल रहा है, इस इंटरैक्शन की स्टडी पे ये स्वरूपात्मक संप्रदाय बल देता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करके समाज का अध्ययन करते हैं कि लोगों के इंटरेक्शन पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप को देखने की कोशिश की जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव है वो है एक्सचेंज पर्सपेक्टिव, ठीक है, विनिमयवादी परिप्रेक्ष्य। याद रखिएगा ये जो विनिमयवादी परिप्रेक्ष्य है ये कई सारे परिप्रेक्ष्य से मिल करके बना। उधर उस समय ब्रिटिश व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य चलन में था, मतलब जो ब्रिटिशर्स जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट किए थे, जो फ्रांसीसी द्वारा सामूहिकवादी दृष्टिकोण प्रचलित था। उसी तरह अर्थशास्त्रियों इकोनॉमिस्ट जो थे वो यूटिलिटेरियन अप्रोच को लेके चलते थे, और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो फंक्शनलिज्म को लेकर के चलते थे। इन चारों का, ठीक है, सॉरी, इन चारों का मिल करके किसका किसका, जो मैंने बताया, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, फिर प्लस सामूहिक जो ग्रुप होता है उसका, प्लस यूटिलिटेरियन अप्रोच, प्लस फंक्शनलिज्म। इन चारों को ले करके जो अप्रोच बना है वो बना है विनिमयवादी परिप्रेक्ष्य, एक्सचेंज पर्सपेक्टिव। ये क्या कहता है, एक्सचेंज पर्सपेक्टिव क्या आता है कि व्यक्ति सदैव विनिमय द्वारा कुल लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। कि जो व्यक्ति, एक्सचेंज थ्योरी कहता है कि जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो पर्सन्स होते हैं वो सिर्फ विनिमय के आधार पर, एक्सचेंज मतलब तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा, ये जो एक्सचेंज वाला सिद्धांत है, हमेशा लाभ कमाना, हमेशा फायदा रख करके काम करना, ये पर्सपेक्टिव से भी सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके जो फॉलोवर हैं वो जेम्स फ्रेजर हैं, मेलानोवस्की हैं, मार्शल मॉस हैं, लेवी स्ट्रॉस हैं, ये सारे लोग इस जो एक्सचेंज पर्सपेक्टिव है उसके फॉलोवर हैं। और उसी तरह से लास्ट जो अब हम लोग को पढ़ना है वो है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। ये अपने आप में बहुत क्लासिकल पर्सपेक्टिव है, बहुत क्लासिकल पर्सपेक्टिव है, ये शुरू से ही फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। ये क्या देखता है क्लासिकल, ये मान लिए कि ये परिप्रेक्ष्य अधिकांश प्रारंभिक समाजशास्त्रियों, जो स्टार्टिंग के जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको फॉलो किया था। और ये किस चीज़ पे अध्ययन देता है, ये देखिए सिंपल, ये बात क्या कहता है कि सोसाइटी ऑलवेज मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समाज जो है वो हमेशा सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। हमारा समाज पहले बहुत सरल प्रकृति का था, कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, ठीक है, कोई सेपरेशन नहीं था, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, सारा सरल प्रकृति का समाज था। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन भी आने लगा, डिवीज़न ऑफ लेबर भी आने लगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी आने लगी, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच जन्म लेने लगा, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते रही, मतलब समाज हमेशा सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ता है। ये इवोल्यूशनरी थ्योरी, इवॉल्व क्या होता है, इवॉल्व का मतलब होता है बाहर की तरफ आगे बढ़ना, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ना। तो दिस कैन बी क्लियरली सीन इन द स्टडीज ऑफ द
प्रोपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हम इन सब जगहों पे इसको देख सकते हैं और इसके मानने वालों में आप देख सकते हैं मॉर्गन बहुत ज़्यादा इवोल्यूशनरी थ्योरी के सपोर्टर रहे हैं, कॉम्टे रहे हैं, मार्क्स एंजल्स रहे, स्पेंसर रहे, डरखाइम, स्पेंगलर, टाइनबी, सोरोकिन, पार्सन्स, आइजनटेड, ये सारे अलग अलग अप्रोच को तो इन्होंने एडॉप्ट किया ही है, साथ में इन लोगों ने जो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है उसको भी एडॉप्ट करके सोसाइटी को समझा है। तो आज ये पूरा जो पर्सपेक्टिव टू स्टडी सोसाइटी वाला जो पोर्शन था वो आज मैंने ख़त्म किया कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं सोसाइटी में, कौन कौन से पर्सपेक्टिव को हमें समझना चाहिए, किन किन विद्वानों ने किन किन परिप्रेक्ष्य के का हेल्प लेकर के सोसाइटी को समझा और जाना है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। अब आगे जब आगे हम बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को, ठीक है, कि ये सारे पर्सपेक्टिव को तो भारतीय समाज को समझने में हम इस्तेमाल किए, पर भारतीय समाज को समझने में हम कुछ विशेष और परिप्रेक्ष्यों का आधार लिए। जैसे इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अगर हम देखेंगे तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो विशेषतः भारतीय समाज को समझने के लिए इस परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ। तो आगे के वीडियो में हम समझेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसे पूरा पढ़ के अपने नोट्स को रेडी करिए, अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से लिखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ ज़रूर समझिएगा, कमेंट में लिखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।